बात आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो है दमोह से सांसद और इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो सर बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस शो में। आप 5 बार से सांसद रह चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी जो है आपको जिस भी सीट से लड़वाती है वहां से आपने जीत दर्ज की है और इस बार फर्स्ट टाइम आप विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीति इस वक्त होगी? मुझे लगता है कि पहली बात तो है कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करे उसके साथ चलना। जिन क्षेत्रों में हमारी राजनीतिक शुरुआत है वहां पर प्रारंभिक तौर पर पार्टी का ऐसा काम नहीं था, वो चाहे जबलपुर रीजन हो, सागर हो या रीवा हो। इसलिए हम सबको एक पहली सीख थी कि हम संगठन के कार्यकर्ता पहले हैं। जब हम चुनाव लड़ने जाते थे तो चुनाव की विजय के साथ पार्टी के काम के विस्तार हमारी पहली प्राथमिकता होती थी और इसलिए मुझे गर्व है कि पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और दमोह चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार अब विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गर्व इस बात का है कि पार्टी के इस फैसले का मैंने इसलिए अभिनंदन किया कि मैं लगभग 32 साल बाद अपने गृह जिले में, जहां मैं पैदा भी हुआ, जहां मैंने राजनीतिक कार्य को, पार्टी के कार्य को विशेषकर प्रारंभ किया था, वहां पर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। एक बात जरूर मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि राजनीति में जो विकृतियां हैं, लालच की, भय की, मैंने बाप बेटे, माँ बेटे, सब जब टिकट की बात आती है तो लोग एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुज वहां से विधायक, और जब दोनों को लड़ने का पार्टी ने फैसला किया तो उन्होंने साफ इनकार करके मुझे अपनी सीट पर लड़ने का मौका दिया। ये एक राजनीति, नैतिक मूल्यों की राजनीति का ये बेहतरीन उदाहरण है, इसलिए मैं अपने अनुज को साधुवाद भी देता हूँ। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है सिवनी, बालाघाट, दमोह, तो इस बार बुंदेलखंड के मन में क्या है? बुंदेलखंड के सामने जो चुनौतियां रही हैं, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस के लोगों ने सदैव की है, मेरा आरोप है कांग्रेस पर, वो हमेशा गरीब, नंगे, भूखे, पलायन, ये धारणा बनाने का काम कांग्रेस ने किया और उसके पीछे लालच था कि इसी बहाने बुंदेलखंड में पैसा आएगा और उसकी लूटमार होगी। ये लूटमार शब्द में जानबूझ का उपयोग कर रहा हूँ। हम बुंदेलखंड पैकेज से लेकर तमाम जितनी योजनाएं पहले रही हैं वो सिर्फ भया दोहन की रही है। उसमें जिन लोगों को लाभ मिला है वो आम आदमी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई, जबकि सच्चाई ये है बुंदेलखंड मिनरल से भरा हुआ सबसे संपन्न संभाग है। वहां की जो जल संरचनाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि पिछले 100 साल के जितने भी रिकॉर्ड आप देखेंगे उतना ही जलवृष्टि के बावजूद भी वहां कभी जल का संकट पैदा नहीं हुआ। हाँ, हमने आगे बढ़कर जो खेतों तक पानी पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए वो नहीं सोचा। अगर इस बात के लिए मैं कभी बधाई दूंगा तो मैं कहूंगा चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचाने का काम हो, और अब वर्तमान में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हो। मैं बुंदेलखंड से सांसद हूँ। दमोह में 13-14% परिवारों के पास पानी था, मेरे जिले में वो प्रतिशत 71% हो गया। तो मुझे लगता है कि एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला बुंदेलखंड आज हर घर जल की तरफ 100% परिवार तक पहुंचने की स्थिति में है। जितना खेतों को पानी मिला है, जितनी बांधों की संरचनाएं बनी है, इसके पहले कभी इतनी ना तो वहां बनी है और ना राज्य में बनी है। तीसरी बात है कि जो हम माइनिंग की बात करते हैं, हम पन्ना के हीरा खदान तक ही सीमित थे, थोड़ा बहुत बक्सवाह तक की बात थी, अब वो एरिया बढ़कर हजारों हेक्टेयर हो गया। ये एक नई बात है। वहां पर लोहे अयस्क भी है जिसका भी एक्सीवेशन शुरू नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मिनरल्स थे, वहां ग्रेनाइट है, रेत है, बॉक्साइट है, ये सब होने के बावजूद भी हम कहते थे कि बुंदेलखंड बहुत गरीब है। और जबकि मैं बुंदेलखंड के अगर चरित्र की बात करूंगा, वहां आपको भिखारी आसानी से मिल नहीं सकता। तो ये स्वाभिमानी लोगों का क्षेत्र था, लड़ाकू लोगों का था, लेकिन लड़ने वाले लोगों को जो गलत नजरिए से, चश्मे से देखा गया, ये कांग्रेस का पाप था। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा जो है इसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला है और 5 अलग अलग यात्राएं, अलग अलग जगहों से 5 यात्राएं की गई। तो क्या कुछ फायदा इस बार भाजपा को मिलने वाला है जन आशीर्वाद यात्रा से? मैं आपके पहले वाक्य में डाउन करूंगा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। उनकी जन्मभूमि बुंदेलखंड में, 500वीं जयंती पर उनकी पहली राजधानी सिंगौरगढ़, वो दमोह में। उसके बाद में अंग्रेज अगर 2 बार हारे तो वो दमोह की धरती पर हारे। हम 1857 की बात करते हैं, 1842 की क्रांति वहां से,
अगर हम साहित्य की बात करें तो चाहे हम रमा मिस्त्री की बात करें या संत जुड़ीराम की बात करें, ये सब 200-300 साल की परंपरा है। या हम टीकमगढ़ से लेकर तमाम जगह पर हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र बुंदेलखंड रहा है। इसलिए जो बात कहावत के तौर पे आपने कही है वो 100% सही है, और डॉक्टर हरि सिंह गौर उसके जीते जागते प्रमाण हैं। और इसलिए मुझे लगता है जो बाकी जो बात आप करेंगे, 5 यात्राएं निकली, ये मध्य प्रदेश का प्रयोग पिछले 4 चुनावों से, हम 5 साल सरकार में रहते हैं, और ये नैतिक साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है कि हम सरकार में काम करते हैं और फिर जनता के बीच में जाते हैं। सामान्यतः जो राजनीति का पैमाना है वो इनकम्पेंसी का है। ये ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया या उसकी काम करने वाली सरकार ने किया। और इसलिए सामूहिक नेतृत्व की चर्चा होना अलग बात है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व को जमीन पर उतार देना, ये इन 5 यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। दूसरा होता है कि सब पर ये राजनीतिक चश्मे में जब जो लोग देखते हैं जैसा मुख्यमंत्री जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, ये पूरी तरह से कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था थी। और इसलिए सड़क पर कार्यकर्ता आया, उत्साह उसका बताता है कि वो लड़ाई के लिए तत्पर है। और महाकुंभ से उसकी वो जो संकल्प शक्ति है, उसने सब ने अपनी आहुतियां लाकर भोपाल में डालकर एक विश्वास पैदा किया है, उमंग पैदा की है। इसलिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार के कामकाज और संगठन की रचना ने ये सफलता हमको दी है। कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो क्या कांग्रेस ने ये एक नया फॉर्मूला अपना लिया है? कांग्रेस सिर्फ नकल कर सकती है, उसके पास कोई फार्मूला नहीं है। नेता थके हुए नेतृत्व है, 2 ही नेताओं के चेहरे दिखते हैं, कमलनाथ जी का दिखता है, दिग्विजय सिंह जी का दिखता है, थका हुआ चेहरा, कालिख पुता हुआ चेहरा। और मुझे लगता है कि जब वो दूसरी पंक्ति के नेतृत्व की बात करेंगे तो उन्हें सामने आना चाहिए। और जब भी अभी आप पोस्टर का उनका फॉर्मेट देखोगे तो अब आपके पोस्टर की कॉपी वो कर रहे हैं। अभी जन आशीर्वाद हमने निकाली तो उन्हें जन आक्रोश यात्रा की बात कर दी, महाकुंभ की तुलना में सभा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे लगता है ये नकल है, ये कोई नया तरीका नहीं मानता मैं, क्योंकि नेतृत्व तो नहीं है, नीतियां नहीं है, इसलिए वो नकल करने के अलावा उनके पास रास्ता नहीं है। कांग्रेस अब ओबीसी पर फोकस कर रही है और दिल्ली में राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं कि भाजपा के पास सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स हैं, और जब वो एमपी आते हैं तो जातिगत जनगणना का वो वादा भी करके जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस के शाही शान से झूठ बोलने का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। देश की आजादी से लेकर 71-72 साल तक पिछड़ा वर्ग कमीशन या पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। महाराष्ट्र में अगर कोई पिछड़ी जाति होती थी, मैं उसका गवाह हूँ, मैं बालाघाट से सांसद था तो मेरी जाति लिस्टेड नहीं थी महाराष्ट्र में। और जब हम आयोग के पास गए तो उसको संवैधानिक अधिकार नहीं थे, एससी कमीशन या एसटी कमीशन उसको सुनता था। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम 72 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछड़ों की राजनीति में जितने भी मुख्यमंत्री देखे जाएंगे उसमें अगर संख्या देखी जाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस का जो नेता उनको टिप्स देता है वो इस बात को कभी ध्यान रखेंगे कि जो आदमी आज केंद्र में सचिव है वो 89 से 91 के समय आईएएस बना होगा। मैं 89 में सांसद बना हूं तो मैं जानता हूं कि 34 साल मुझे हो गए, जिसकी 34 साल की नौकरी हुई होगी वो आज केंद्र में सचिव होगा। 34 साल पहले सरकार में कौन था, उस समय चयन प्रक्रिया में कौन था? जरा अपना हिसाब बताएं कि जब आपके पुरखे इस देश में राज कर रहे थे या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे तब कितने थे, तो कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन आज जो लोग सिलेक्ट हुए हैं ये सचिव बनेंगे आज से 30 साल बाद। तो ये आकलन कहकर बुद्धिजीवियों को तो ये बात समझ में आएगी, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। आम आदमी से कहूंगा कि हमको देखना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग कमीशन से जिससे आम आदमी को लाभ है उसे संवैधानिक मान्यता कांग्रेस ने नहीं दी, मोदी जी ने दी है। अगर मैं कहूँ कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री किसने बनाया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अगर सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। ये आम आदमी की नजर में ये बातें होनी चाहिए। जो बात राहुल गांधी ने की है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बुद्धिजीवी अगर मेरी बात सुन रहा है तो वो फैसला करेगा और इनको भ्रामक प्रचार करने वाला साबित करेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कांग्रेस देखा जाए तो उनका कहना है कि हम तो बहुत पहले से ही ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं, उनका ये मानना है। तो नाम बता दे कि उन्होंने किसी को मौका दिया हो, उसका नाम बताए। मैंने तो नाम बता दिया आपको, वो नाम बता दें।
और मुझे लगता है कि जो पिछड़े वर्ग की और अगड़े वर्ग की राजनीति का जो विभाजन का खेल कांग्रेस का है, सदैव कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती रही है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी हरिजन के आरक्षण के नाम पर कि भाजपा जाएगी तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो टकराव नहीं था और क्या था, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सबको पता था कि संविधान की मान्यताओं के इतर कोई भी सरकार नहीं जा सकती है। अगर मैं ये बात कहता हूं तो ये बात 3 दशक से ज्यादा कांग्रेस कहती रही, लेकिन जब मंत्रालय बनाने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया आदिवासी मंत्रालय अलग से, कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस लड़ाने का काम करती है, इसलिए मुझे लगता है चाहे आदिवासी की बात हो, चाहे हरिजन की बात हो, अरे आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा आ जाएगी, ये डरा डरा कर वो वोट लेते रहे। फिर अब पिछड़ों की बात आई तो पिछड़ा वर्ग कमीशन को आपने कभी ताकत नहीं दी, ताकत देने का काम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप खड़े कहाँ हैं, जरा एक आधे उदाहरण तो बताइए तो मैं मान जाऊंगा। सर, आपने 2003 का चुनाव देखा है और लगभग 20 साल के बाद 2023 का चुनाव भी है, तो तब में और अब में ये जो चुनाव है इसमें क्या कुछ फर्क आप देख रहे हैं? मैं भावनाओं में तो एक रूप देख रहा हूँ कि 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी परिणाम के रूप में होगी। इसमें मैं कोई तब्दीली नहीं देखता, लेकिन 2 फर्क देखता हूँ। जब मैं 2003 में कैंपेन का महामंत्री था, तब टूटी सड़कें थी, बिजली आती नहीं थी, कहीं कोई सार्वजनिक काम देखते नहीं थे, भ्रष्टाचार की लंबी सूची थी, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों पर ये आरोप लगते थे, ये परिदृश्य था। लेकिन आज मैं जब 2023 में देखता हूं कि उसमें लगभग 18 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोड के बारे में मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मगर कोई जिसके नेत्र नहीं है वो भी सड़क पर चलता है तो दचके से अंदाजा लगा लेता है कि रोड में गड्ढे हैं या नहीं। बिजली के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो तकनीकी तौर पर हम एक शांत प्रदेश है, हम सुंदर प्रदेश भी है, संसाधन वाले प्रदेश भी है और संभावनाओं वाले प्रदेश भी है। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, जितनी हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को प्रखरता देने का मौका हो, रोजगार देने का मामला हो, हुनर देने का मामला हो, और कोई जाति बंटवारा नहीं। कितना ही कांग्रेस कर ले, हम मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति बंटवारा अभी भी जहर बनकर हमारे सामने नहीं आया है। इसकी सफलता भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। ये जो फर्क मैं देखता हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा राज्य की जनता से, अगर उनको तुलना करनी है तो 2003 के पहले के मध्य प्रदेश में और 2003 के बाद के मध्य प्रदेश में तुलना करेंगे। मैं दावे से कहता हूं जनता जनार्दन है और जनार्दन का आशीर्वाद फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। एक तरफ तो कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा बनाया है और दूसरी तरफ सनातन पर हमला कर कर तुष्टीकरण की राजनीति जो है ये कांग्रेस कर रही है। मंदिर मंदिर जाना, कथा करवाना, तो क्या इस बार बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की कोशिश है? पाखंड ज्यादा समय चलता नहीं है, जनता देखती है। आपको हिंदू होने के लिए ढोंग करना पड़ रहा है, ये साबित करना पड़ रहा है, क्योंकि आप इसके पहले इतना जहर उगल चुके हैं कि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि 2003 में जो नेतृत्व था कांग्रेस के पास वही नेतृत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति भी तैयार है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं प्रहलाद पटेल हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं, मैं मुद्दों पर क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मैं धर्म से सनातनी हूँ। इसलिए बाकी से मुझे कोई ईर्ष्या और परहेज नहीं है, लेकिन इसलिए मैं खुलकर कह पाता हूँ कि यदि कोई मुझसे मतभेद रखता है, मुझे वोट नहीं देता तो ना दे, लेकिन मैं राम जन्मभूमि के मामले में अड़े हूँ, मैं धारा 370 हटाने के मामले में मैं अड़े हूँ। सिर्फ प्रहलाद पटेल नहीं, कोई बिल्कुल अनपढ़ हमारा गांव का कार्यकर्ता भी वो कहेगा कि मैं पार्टी का सदस्य हूँ, मैं पंच हूँ, मैं चुनाव लड़ना जानता हूँ, मैं संगठन का पदाधिकारी हूँ, लेकिन सरकार बनाने के अलावा मेरी निष्ठा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आना चाहिए, वो कह देगा। तो ये जो फर्क है, ये फर्क है और ये ताकत है, यही हमारी ताकत है कि राजनीति में हम स्वार्थ के लिए सिर्फ नहीं है, पद के लिए नहीं है, भारत माता के यश के लिए। और सर, कुछ आखिरी सवालों की तरफ हम आ गए हैं, तो एमपी में इस बार बीजेपी की कितनी सीट्स आने की उम्मीदें हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं? मैं देखता हूं कि 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में होगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता। और ये आंकड़ा बहुत गौरवशाली आंकड़ा है, और मैं इसके पीछे कोई तर्क देता हूं तो ये कहता हूं कि कोई विधायक जीतेगा, सरकार बनेगी। सिर्फ बात यहीं रुकती नहीं है। ये मध्य प्रदेश संगठनात्मक ऐसा राज्य है कि जब भी हमारे विधायक जीते और सरकार बनी तो हमने तमाम राज्यसभा के सांसद जो विधायक चुनकर भेजते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हमारे दक्षिण भारत के राज्यों से भी कोई ना कोई प्रतिनिधि हम भेजते थे और वो संसद में जाकर बैठता था।
तो संगठन में राष्ट्रवाद को और पार्टी को मजबूत करने की जो मनःस्थिति और संकल्प है, उसको ये राज्य सदैव पूरा करता रहा है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत की बात करते हैं, सिर्फ बहुमत की बात नहीं करते। जाते जाते एक और लास्ट अंतिम सवाल ये है कि 15 महीने की सरकार कांग्रेस की और 20 साल की सरकार भाजपा की, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि जनता जरूर इन बातों में तुलना करे। मैंने 2003 के पहले के मध्य प्रदेश और 18 साल से ज्यादा हमारा राज्य, लेकिन 1.5 साल ऐसा भी राज्य था जब कांग्रेस का कुशासन इस राज्य में था। उसे भूलना नहीं चाहिए कि उस समय भ्रष्टाचार की स्थिति क्या थी, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनके काम करने का तरीका क्या था, वो राजनीतिक प्रतिशोध को किस सीमा तक ले गए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाना या उनको तहस नहस कर देना। मुझे लगता है कि ये जो रिवेंज की राजनीति है, ईर्ष्या की राजनीति है, शत्रुता की राजनीति है, इसे राज्य के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए 1.5 साल का कुशासन और 18 साल में, और इसलिए वो नैतिक साहस नहीं कर सके। अगर आप में हिम्मत थी तो अपने 1.5 साल के कामों को लेकर जाते। आप जनाक्रोश की बात कर रहे, वादा खिलाफी के 1.5 साल है वो, ईर्ष्या के और बेमनस्य के 1.5 साल है वो, अराजकता के 1.5 साल है वो, तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार के 1.5 साल है। तो ये कलंक था और जनता की जो चूक थी, जो भूल जनता से हो गई थी, उसे सुधारने के लिए तत्पर है, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। कमलनाथ जी के कार्यकाल में आपने एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, वो उजागर हुआ था, वो मामला क्या है? कन्हान परियोजना के नाम पर एक जल संसाधन विभाग की योजना थी, जो क्लस्टर में बांध बनाने की कल्पना करके 550 करोड़ एक अपनी चहेती कंपनी को दे दिए और बाद में वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई। वो मामला हमारे जलाध्यक्ष ने छिंदवाड़ा का उठाया। जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने मुझे दिया, तो मैंने उसको पीएमओ तक लेकर गया। बाद में उस पर जांच पड़ताल हुई, पैसे वापस हुए। अब शायद रिवाइज करके फिर से उस चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमलनाथ इस पर चुप रहे, वो जवाब नहीं दे पाए। और मुझे लगता है उन पर ये उनके कार्यकाल का भ्रष्टाचार का छिंदवाड़ा जिले का सबसे महत्वपूर्ण मामला है।